अशोक जुए में अपनी बेटी हार गया तो उसकी बेटी पैर पकड़कर बोली, पिताजी मेरे साथ ऐसा अत्याचार ना करो वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन अशोक ने ज़बरदस्ती एक जुआरी के साथ उसे भेज दिया। कुछ दिन बीते तो वो अपना घर बार सब कुछ हार गया और पत्नी के साथ झुग्गी में रहने लगा और लोगों ने उसे भीख देनी भी बंद कर दी। तो उसकी पत्नी बोली, मुझे बेटी के पास छोड़ आओ। तो जब वो बेटी के गांव गए, लोगों ने उन्हें उठा लिया और ढोल के साथ बेटी के घर लेकर गए। तो वो शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि वो तो, पिताजी भगवान के लिए मुझे ना बेचो। प्रीति बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन अशोक को अपनी बेटी पर ज़रा भी दया नहीं आई। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी, जबकि दोनों माँ बाप की रंगत पक्की थी, लेकिन वो पता नहीं किस पर गई थी। सफ़ेद गोरी रंगत, लंबे सुनहरे बाल थे, खड़े नक्शे की मालिक दुबली पतली सी प्रीति को जो एक नज़र देखता तो उसकी सुंदरता को देखता रह जाता। लेकिन किस्मत उसकी ठीक ना निकली। बाप जुआरी था। जब से उसने होश संभाला था, उसे अपनी माँ के साथ लड़ते हुए देखा था। कभी घर की कोई चीज़ बेचता तो कभी घर की कोई और चीज़ बेच देता। जब उसकी माँ लोगों के घरों से काम करके पैसे लेकर आती तो उसका बाप उससे पैसे छीनने की कोशिश करता, लेकिन जब उसकी माँ पैसे ना देती तो वो उसकी माँ को भी बहुत मारता। प्रीति डरी सहमी ये सब देखती रहती। उसकी माँ ने प्रीति का सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिया था। हाई स्कूल उसने अच्छे नंबरों से पास किया, लेकिन पिता ने आगे पढ़ने नहीं दिया। कहने लगा, अपनी माँ के साथ जाकर घरों में काम करो। वो भी अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी माँ ने उसको एक बंगले में काम पर लगवा दिया, जहाँ सुबह से शाम तक उसे पूरे घर की साफ सफाई करनी थी, बर्तन धोने थे और खाना भी बनाना था। पैसे अच्छे मिल रहे होते थे। वो सुबह जाती और शाम 5 बजे तक वो काम ही करती रहती थी। एक बार उसकी मालकिन ने कहा कि मेरा बेटा आने वाला है, ये चाबी लो और उसका कमरा साफ कर दो। प्रीति ने चाबी पकड़ी और कमरा खोलकर देखा तो पूरा कमरा मिट्टी से भरा पड़ा था। शायद 1 डेढ़ महीने से बंद था। उसने पर्दे हटाए, खिड़कियां खोली और पूरे कमरे को पहले तो झाड़ा, जाले साफ किए, पंखा साफ किया, फिर पूरे कमरे की सफाई की। इसी कमरे में एक और छोटा कमरा था। उसने सोचा कि चलो वहाँ की भी सफाई कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो दूसरे कमरे में गई, वहाँ पर किताबों की रैक बनी हुए थे, जिसमें बहुत सारी किताबें थीं। उसे शुरू से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन पिता ने आगे पढ़ने नहीं दिया। किताबों की तो वो दीवानी थी। जब उसने किताबें देखी तो बहुत खुश हुई, लेकिन उस समय उसकी मालकिन ने आवाज़ दे दी, प्रीति जल्दी से सफाई करो। वो कहने लगी, आई मैम साहब। उसने जल्दी से किताबों को भी थोड़ा सा झाड़ा, पूरे कमरे की सफाई करके साफ सुथरा कर दिया। उसकी मालकिन कहने लगी, मेरा बेटा खीर बहुत शौक से खाता है, जल्दी से बना दो। प्रीति किचन में आ गई, खाना बना रही थी जब बाहर से शोर की आवाज़ आई। शायद मालकिन का बेटा आ चुका था, क्योंकि बातों की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद वो शरबत बनाकर जब बाहर आई तो काफ़ी हैंडसम 28 साल नौजवान था। बैंक लाउंज में ही पड़ा था। नौकर से कह रहा था कि जाओ बैग मेरे कमरे में रख दो। प्रीति ने उसके सामने शरबत रखा। उसने एक नज़र प्रीति को देखा और फिर देखता ही रह गया। शरबत लेकर पीने लगा, लेकिन नज़रें प्रीति की तरफ ही थीं। प्रीति किचन में चली गई, खाना बनाकर कहने लगी, मालकिन अब मैं जाऊँ, मुझे काफ़ी देर हो गई है, अब तो 6 बज गए हैं। वो लड़का अपनी माँ से कहने लगा, क्या ये इस घर में रहकर काम नहीं करती? आप इसे दिन रात के लिए रख लें। उसकी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, इसकी माँ ने बस इतना ही कहा था, ये तो 5 बजे चली जाती है, आज तो फिर 6 बज गए हैं। फिर कहने लगी, प्रीति ऐसा करो, थोड़ा सा खाना साथ ले जाओ। मालकिन की आदत बहुत अच्छी थी, खाने पीने का भी ख्याल रखती थी। प्रीति कहने लगी, मैम साहब आप खुद निकाल दें। उसकी मालकिन ने थोड़ा सा खाना उसे निकाल कर दिया, साथ में खीर भी दी। वो जब अपने घर जाने लगी तो उसका बेटा कहने लगा, ऐसा करो ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, वैसे भी अब तो रात होने वाली है, अभी अंधेरा शुरू हो जाएगा। वो कहने लगी, नहीं साहब जी, मैं चली जाऊंगी, ये पीछे ही तो बस्ती में मेरा घर है, आपका बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो चली गई। घर आई तो वही मारपीट की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसका पिता ज़बरदस्ती उसकी माँ के हाथ से पैसे छीन रहा था। प्रीति ये रोज़ रोज़ का तमाशा देखकर तंग आ चुकी थी। कहने लगी, पिताजी क्या परेशानी है तुम्हें, क्यों माँ को मारते रहते हो? वो कहने लगा, तू बकवास बंद कर अपनी। एक तो तेरी कमीनी माँ ने मेरे बेटे के बजाय बेटी पैदा की। अगर बेटा पैदा करती तो कुछ तो कमाता, कम से कम मेरे जुए के पैसे तो पूरे हो जाते। अगर मैंने शाम तक उन्हें 10,000 रुपये ना दिया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो कहने लगी, तो फिर क्या खेलते हो, क्यों खेलते हो जुआ? सब कुछ कमाते नहीं हो। एक हम माँ बेटी दिन रात एक करके पैसे कमाते हैं और वो भी तुम जुए में उड़ा देते हो। ये कहना था कि उसने प्रीति के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। उसने हाथ में पकड़ा खाना और खीर अपनी माँ के लिए रखी थी कि चलो माँ बेटी मिलकर खा लेंगे, लेकिन खाना उसके बाप ने छीन लिया और बाहर ले गया। पैसे भी छीन छीन कर ले गया। उसकी माँ रो रही थी। कहने लगी, भगवान करे ये आदमी मर जाए, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। ये सुनकर प्रीति कहने लगी, माँ ऐसा क्यों कहती हो? उसका पिता जैसा भी था, आखिर उसका पिता था।
उसकी माँ कहने लगी, तो और क्या कहूँ, घटिया इंसान है, पता नहीं क्या क्या बेच डालेगा। प्रीति जब अगले दिन गई तो उसकी मालकिन कहने लगी, बेटा ऐसा करो, पहले कपड़े इस्त्री कर दो। रोहन नहाने जा चुका है और अभी तक उसके कपड़े इस्त्री नहीं हुए। उसने फटाफट से कपड़े इस्त्री किए और रोहन के कमरे में रख दिए। फिर उसे वही किताबों वाला कमरा खुला हुआ नजर आया था। अपने शौक के हाथों मजबूर होकर उस कमरे में आ गई। किताबों की शेल्फ बनी हुई थी, हर तरह की किताबें थी, साइंस की, कंप्यूटर की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, हर तरह की। उसको हिस्ट्री में बहुत रुचि थी, खास तौर पर उसे कानून की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इच्छा तो ये थी कि वकील बने, लेकिन गरीबों की इच्छा कहाँ पूरी होती है। बस इच्छा ही तो होती है, वो सपने देख लेता है लेकिन पूरे नहीं होते। उसने भी एक शेल्फ से अपने मतलब की किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी, लेकिन पहले पेज के बाद दूसरा पेज, दूसरे के बाद तीसरा। शौक ऐसा था कि खड़े खड़े उसने 5 पेज पढ़ लिए थे। जब उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, वो बुरी तरह से घबरा कर जब पीछे हुई तो देखा कि उसके बिल्कुल पीछे रोहन खड़ा था, तौलिए से बाल सुखा रहा था। ये देखकर प्रीति बुरी तरह घबराई थी। कहने लगी, साहब जी, वो मैं किताबें साफ कर रही थी, मिट्टी जमा हुई थी ना। जल्दी से उसने अपने दुपट्टे से वो किताब साफ की, दोबारा शेल्फ पर रख दी। वो कहने लगा, पढ़ने का शौक है तुम्हें? रोहन की बात सुनकर वो कुछ घबराई, फिर नहीं में सिर हिलाने लगी। नहीं साहब जी, हमारे भाग में कहाँ होती है ये पढ़ाई, मैं तो बस सफाई करने आई थी। वो कुछ हिचकिचाई थी। अगर पढ़ने का शौक है तो तुम ये किताबें ले जा सकती हो। रोहन ने वही किताब उसके हाथ में थमा दी। वो इतनी खुश हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सच्ची साहब जी, मैं ले जाऊं? वो कहने लगा, हाँ हाँ तुम ये ले जाओ। साथ में उसने 2-3 पेन भी उसे दिए। कहने लगा, जो तुम्हें समझ ना आए उस पर निशान लगा देना, कल जब सफाई करने आओगी तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। तुम्हें पढ़ने का शौक है, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा। मैं वैसे भी वकील हूँ और लंदन से वकालत की डिग्री ही लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई थी। भगवान आपको बहुत सफलता दे साहब जी। उसने जल्दी से किताब को अपने दुपट्टे से साफ किया और उसके कमरे की सफाई करने के बाद वो किताब हाथ में लेकर चली गई। सारा काम करने के बाद जब वो घर गई तो बहुत खुश थी। सबसे पहले किताब अपने कमरे में लेकर गई, उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया और फिर बाहर आई, माँ के साथ खाना बनवाया। अशोक वैसे भी शाम को जाता था तो सुबह ही वापस आता था। जुआ खेलता था, नशा करता था और सुबह आते ही सो जाता था। रात को जब उसकी माँ सोने लगी तो कहने लगी, प्रीति बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे पैर दबा दो। उसने अपनी माँ के पैर दबाए, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी कि माँ जल्दी से सो जाए ताकि वो किताब पढ़े। जैसे ही उसकी माँ गहरी नींद में गई, उसने किताब खोली और मध्यम रोशनी में पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते आधी रात बीत गई। जो चीज़ उसे समझ नहीं आती या मुश्किल लगती, उस पर वो निशान लगा देती थी ताकि रोहन से पूछ सके। अगले दिन जब वो बंगले में काम करने गई तो बहुत खुश थी। सारे काम करने के बाद उसने रोहन के कमरे में दस्तक दी। वो शायद अभी कोर्ट से वापस आया था। कहने लगा, आ जाओ, कौन है? जब वो अंदर आई तो प्रीति को देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, कोई काम था? प्रीति ने कहा, साहब जी, बस 1-2 चीज़ें समझनी थी। आप थके हुए तो नहीं हैं? वो कहने लगा, थका हुआ तो बहुत हूँ। हाँ, अगर तुम 1 कप चाय पिला दो तो फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। बड़े प्यार से उसने बात की थी। वो खुश हो गई, जल्दी से रोहन के लिए चाय बना कर लाई। वो कहने लगा, सिर्फ मेरे लिए क्यों लाई हो, अपने लिए क्यों नहीं लाई? वो कहने लगी, नहीं साहब जी, हम लोग अपनी हैसियत को अच्छी तरह जानते हैं। आपके जैसे महंगे कप में चाय नहीं पी सकते। और सुबह मैंने चाय पी थी, घर से नाश्ता करके आई थी। वो कहने लगा, ये क्या बात हुई, जाओ 1 कप और लेकर आओ। लेकिन उसने मना किया। रोहन ने उसे आंखें दिखाई। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ लेकर आओ। वो 1 कप ले आई। रोहन ने उसे आधी चाय डाल कर दी। कहने लगा, पियो तुम, मैं और मुझ में और कोई अंतर नहीं है। जिस हांड मास की तुम बनी हो, मैं भी उसी का बना हूँ। मरने के बाद तुमने भी राख हो जाना है और मैंने भी। तो फिर क्या अंतर है तुम में और मुझ में? रोहन की बात पर वो कहने लगी, समाज अंतर बना ही देता है साहब जी। अच्छा, मुझे ये समझा दें, वैसे भी 5 बज गए हैं, माँ मेरी राह देख रही होंगी। रोहन उसे समझाने लगा। फिर उसने उसे एक और किताब दी जो इंग्लिश में थी। कहने लगा, इसे भी साथ पढ़ो। उस किताब देखकर वो रोहन को देखने लगी। साहब जी, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, इतनी गाढ़ी अंग्रेजी मुझे तो पढ़ने में भी नहीं आएगी। ये सुनकर वो मुस्कुराया था। कहने लगा, मैं किस लिए हूँ, तुम्हें जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना, लेकिन आगे तुम्हें अंग्रेजी ही काम आएगी। वो कहने लगी, मैं समझी नहीं साहब जी, मैं तो अपने शौक के लिए पढ़ रही हूँ, मैंने कौन सा LLB की परीक्षा देना है। वो कहने लगा, तुम्हें शौक है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कल जब तुम आओगी तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा होगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। वो कहने लगी, साहब जी वो क्या? वो कहने लगा, कल बताऊंगा। रोहन बहुत अच्छे स्वभाव का था। प्रीति का उसके साथ दिल लगने लगा था, क्योंकि वो उससे कभी भी कोई उल्टी सीधी बात नहीं करता था और ना ही कभी गलत नज़र से देखता था। अगले दिन जब वो आई तो वो 11वीं का कोर्स था जो रोहन ने उसे दिया। वो ये देखकर हैरान थी। कहने लगा, ये तुम पढ़ो और अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट मुझे देना, मैं तुम्हारा कॉलेज में नाम लिखवा दूंगा।
ये सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। साहब जी, आप कॉलेज में मेरा नाम लिखवाएंगे? वो कहने लगा, हाँ, तुम प्राइवेट परीक्षा दोगी, तैयारी मैं दिलवा दूंगा। ये सुनकर प्रीति को अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी, साहब जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कहने लगा, इतना भी अच्छा नहीं हूँ, इसके बदले तुमसे कुछ मांगूंगा, लेकिन अभी नहीं। रोहन की बात को वो समझ नहीं पाई थी, लेकिन कोर्स की किताबें अपने घर ले गई और रोज़ाना रात को पढ़ने लगी। उसका एडमिशन भी कॉलेज में हो चुका था। पूरा साल उसने बहुत मेहनत की थी और रोहन ने उसका साथ भी बहुत दिया था, लेकिन बार बार उसे जताता था कि इस एहसान के बदले वो उससे कुछ मांगेगा ज़रूर और वो उसको देना पड़ेगा, लेकिन वो क्या मांगेगा ये नहीं बताया था। उसके इंटर में बहुत अच्छे नंबर आए थे। उस दिन प्रीति को मिठाई रोहन ने खिलाई थी। कहने लगा, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, तुम चाहो तो आगे भी प्राइवेट पढ़ सकती हो। लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया था। उसने अपने घर की हर बात से रोहन को अनजान रखा था। उसे तो बस यही पता था कि वो एक कामवाली की बेटी है, ये नहीं मालूम था कि पिता जुआरी है, जुआ खेलता है। एक दिन वो घर जा रही थी तो रास्ते में उसे अपना बाप नजर आया, जो कि ताश के पत्तों की बाजी लगा रहा था। उसने मुंह बनाते हुए अपने पिता को देखा। तभी वहां पर बैठे एक लड़के की नज़र प्रीति पर पड़ी और उसी समय प्रीति के पिता की नज़र भी उसी पर पड़ी। प्रीति को देखकर उन्होंने प्रीति को पुकारा था। वो घबरा गई। कहने लगा, इधर आप प्रीति की बच्ची, टाइम देखा है तूने? 6:30 बज रहे हैं, ये समय है तेरा घर जाने का। वो कहने लगी, पिताजी काम ज़्यादा था। वो कहने लगा, चल घर जा और अपनी माँ को बोल आज मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। ये जानकर कि प्रीति इस जुआरी अशोक की बेटी है, वो लड़का तो अपने होश खो बैठा था। प्रीति बहुत सुंदर थी। कहने लगा, चाचा, छोटी छोटी बाजियां छोड़ो, बड़ा दाव लगाओ, अगर जीत गए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। पत्ते फेंक कर लड़के ने कहा था और साथ ही एक नशे का सिगरेट अशोक की ओर बढ़ाई। सिगरेट उसने लेकर मुंह में डाली। कहने लगा, कितने पैसे दूं सिगरेट के? वो लड़का कहने लगा, कुछ भी नहीं, बस मेरी बात मानकर बड़ी पूंजी लगा दो, जीत गए तो लाखों का फायदा होगा। अशोक कहने लगा, जीत मेरे भाग में कम ही आती है, ज़्यादातर तो हार ही जाता हूँ। वो लड़का कहने लगा, 5-10 हज़ार का पीछा छोड़ो, अरे लाखों कमाओ, एक बार चांस लग गया तो लाखों जेब में आएंगे। ये सुनकर अशोक कहने लगा, लाखों कम लगाने के लिए लाखों लाऊं कहाँ से? वो लड़का उसी दुकान के मालिक का बेटा था जहाँ पर सब बैठकर जुआ खेलते थे। वो लड़का कहने लगा, मुझसे उधार ले लो, जब तू जीत जाएगा तो मेरा उधार मुझे लौटा देना और अपने लाखों रुपए अपनी जेब में डाल लेना। अशोक कहने लगा, और अगर मैं हार गया तो? वो कहने लगा, तो कोई बात नहीं, अपने घर की कोई भी कीमती चीज़ मुझे बेच देना। ये सुनकर अशोक परेशान हुआ था। कहने लगा, मेरे घर पर कोई कीमती चीज़ नहीं है बेचने के लिए। मेरी पत्नी और बेटी दूसरों के घर में काम करती हैं और उन पैसों से मुझे बस थोड़े बहुत रुपए ही लगाकर जुआ खेलना आसान लगता है। मैं बड़ी पूंजी का रिस्क नहीं ले सकता। वो लड़का कहने लगा, चाचा, तुम रुपए तो लगाओ, मैं तुम्हें जितवा दूंगा। ये सुनकर अशोक को भी थोड़ी लालच हुई थी। कहने लगा, ऐसा कर, बस 1 लाख रुपए दे दे। उस लड़के ने अपनी दुकान से 1 लाख रुपए निकाल कर अशोक को दे दिए और फिर उसके पास बैठ गया। उस लड़के ने अपनी तरफ से अशोक को जितवाया था। 1 के 2 लाख अशोक को मिले तो उसकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही थी। उसी दिन उसने दोबारा से 2 लाख की बाजी लगाई और 4 लाख जीत गया। 2 लाख उसने उसी लड़के को वापस किए और 2 लाख अपने घर लेकर आया। जब पत्नी और बेटी ने 2 लाख रुपए देखे तो पूछने लगी, ये रुपए कहाँ से आए? तो अशोक कहने लगा, मैं जीत गया, हर समय यही कहती हो ना कि मैं जीत नहीं सकता, ये देख लो 2 लाख रुपए जीता हूँ मैं। अब मैं बड़े बड़े जुए खेला करूँगा और देख कैसे करोड़पति बन जाऊँगा, फिर तुम माँ बेटी से पैसे नहीं मांगूंगा। 2 लाख रुपए ने तो अशोक का दिमाग ही खराब कर दिया था। माँ बेटी उसकी शक्ल ही देखती रह गईं। 1 रुपया भी अशोक ने घर पर नहीं दिया था। अगले दिन उसी दुकानदार ने अशोक को 4 लाख रुपए दिए और कहने लगा, आज 6 लाख का दाव लगाओ, तुम्हारे पास पूरे 12 लाख हो जाएंगे, 5 मुझे दे देना, 7 लाख तुम्हारे पास हो जाएंगे। अशोक को अब लालच होने लगी थी। उसने कहा 6 लाख रुपए उधार लिए और सच में उसके पास 12 लाख रुपए जमा हो गए। 5 लाख रुपए उस लड़के को दिए और 7 लाख रुपए उसके 5 बच गए। तो वो ऐसा था जैसे पागल हो जाएगा। वो बहुत खुश था। सब लोगों को उसने खाना खिलाया। जब वापस आया तो पत्नी से कहने लगा, ये देख, 2 साल में अगर मैं और खेल लूँ ना तो देखना फिर बड़ा सा घर बनवा लूँगा, तेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। उसकी पत्नी ने घृणा से उसे देखा। सारे रुपए वो चारपाई पर रख चुका था। कहने लगी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मेरी बेटी का भगवान ने बहुत अच्छा भाग्य लिखा है और भगवान ही उसका भाग्य खोलेगा। अशोक कहने लगा, सब कुछ पैसे का खेल है। अगले दिन वो फिर से जुआ खेलने गया। इस बार उसने 10 लाख उस लड़के से उधार लिए और सारे रुपयों पर का दांव लगाया, लेकिन वो इस बार हार चुका था। अपने पैसे जो गए सो गए, 10 लाख उसने उस लड़के को देना था और इतनी बड़ी पूंजी उसके पास थी ही नहीं।
वो लड़का कहने लगा, चाचा हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मैं इतनी बड़ी पूंजी अपने पिता से पूछे बिना ही तुम्हें दे बैठा हूँ। पिताजी पूछेंगे तो क्या कहूँगा। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं बर्बाद हो गया, लूट गया। तुम्हारे कहने पर मैंने इतनी बड़ी पूंजी लगा दी। वो कहने लगा, क्या हो गया चाचा, मैंने तो तुम्हारी मदद की है, अगर जीत जाते तो पूरे 30 लाख तुम्हारे हाथ में आते। अशोक कहने लगा, लेकिन मैं जीता तो नहीं, मैं हार गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अशोक अपना सर पकड़े बैठा था। वो कहने लगा, चाचा देखो, मेरे 10 लाख मुझे वापस करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर अशोक परेशान हो गया, सोचने लगा कि क्या करे। सिर्फ एक घर बचा था जो वो बेचना नहीं चाहता था। वो कहने लगा, अगर तुम मुझे थोड़ा समय दे दो तो मैं कोशिश करता हूँ, अपना घर बेच देता हूँ, क्योंकि बस वही एक बच्चा है। वो लड़का कहने लगा, अगर तू अपनी बेटी मुझे दे दे तो मैं तुझसे अपने 10 लाख रुपए नहीं मांगूंगा। ये सुनना था कि पहले तो अशोक को गुस्सा आया। वो कहने लगा, मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कहने लगा, देख, जुआरी के लिए सब कुछ उसका जुआ होता है, जुए में बेटी भी हार सकता है, कोई गलत नहीं है। अरे बेटी देने पर तुझे 10 लाख की पूंजी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि मैं तुझे 5 लाख रुपए और दूंगा। लालच से अशोक चुप सा हो गया। वह लड़का कहने लगा, देख, 5 लाख से तू फिर से जुआ खेलना, मैं तेरी बेटी को कुछ नहीं करूंगा, बस अपने पास रखूंगा। 2-3 दिन में 5 लाख से जुआ खेल कर तू मेरी उधारी वापस लौटा देना, तो मैं तुझे तेरी बेटी लौटा दूंगा। ये कहते हुए उसने नशे का सिगरेट जलाकर अशोक के मुंह में डाला था, और नशे में आते ही वो समझता था कि बस वो जो चाहेगा कर लेगा। कहने लगा, ठीक है, तू आ मेरे साथ, मैं तुझे अपनी बेटी देता हूँ। वो लड़का तुरंत ही अशोक के साथ उसके घर चला गया। प्रीति उस समय रोटियां बना रही थी। जब खुले दरवाजे से अशोक और वो लड़का अंदर आए और वो कहने लगा, प्रीति इधर आ। प्रीति ने जब एक अजनबी लड़के को अपने पिता के साथ देखा तो दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया। कहने लगी, क्या बात है पिताजी। वो कहने लगा, तुझे कह रहा हूँ ना, इधर आ मेरे पास। वो आधा नशे में था। जैसे प्रीति अपने पिता के पास गई, उसने प्रीति की कलाई पकड़ी और कहने लगा, मैं तुझे जुए में हार बैठा हूँ, अब तू इस लड़के के घर पर रहेगी। ये सुनना था कि प्रीति के तो होश उड़े थे। उसकी माँ भी ये सुनकर कमरे से बाहर आ गई। कहने लगी, अशोक तेरा दिमाग तो नहीं चल गया। वो कहने लगा, चुप कर जा। फिर उस लड़के को कहने लगा, जा इसे ले जा। लेकिन प्रीति रोने लगी, कहने लगी, पिताजी मुझे ना बेचो, मुझे क्यों बेच दिया, मैं कोई बिकाऊ माल थोड़ी हूँ। लेकिन उसकी कलाई पर उस लड़के के हाथ में जा चुकी थी। वो चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन वो लड़का उसे अपने साथ अपने गांव ले गया। प्रीति की माँ बहुत रोई थी। अपने पति को पहली बार उसने मारा पीटा था कि तुमने ये क्या कर दिया, अपनी बेटी को बेच दिया, जुए में हार गए। मगर एक बार जिसको जुए की लत लग जाए तो कभी ख़त्म नहीं होती। फिर से अशोक ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और इस बार कहने लगा, मैं अपना घर लगाता हूँ। लेकिन वो फिर से हार गया। घर भी हाथ से जा चुका था। बेटी का भी कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ गई। समय यूं ही गुजरने लगा। दोनों पति पत्नी झुग्गी में आ गए। अब तो उसे भीख मांगनी पड़ती थी। सालों गुजरने लगे थे। 4-5 साल गुजर गए। प्रीति की माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। कहने लगी, मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, चाहती हूँ उसे एक बार देख लूँ, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। अशोक अपनी पत्नी को उसी गांव लेकर आ गया। अंदर से खुद भी बेटी के लिए दिल तड़प रहा था, लेकिन ऐसे लोगों का दिल शायद कुछ देर के लिए ही तड़पता है। वो खुद भी बीमार रहने लगा था। लेकिन जब गांव में गया तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। जैसे ही बस से नीचे उतरा, गांव में गया तो टांगे वाले से कहने लगा कि मुझे राघव से मिलना है। वो कहने लगा, कौन राघव। वो कहने लगा, वही राघव जुआरी जिसकी शहर में दुकान थी। वो कहने लगा, क्या काम है आपको उससे। वो कहने लगा, उसकी पत्नी प्रीति मेरी बेटी है। प्रीति का नाम सुनकर टांगे वाला कहने लगा कि आप प्रीति मैम साहब के पिता हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान हुए थे। कहने लगे, हाँ। उस टांगे वाले ने तो जैसे ही शोर मचा दिया कि प्रीति मैम साहब के माता पिता आए हैं। ये सुनकर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। शोर सा मच गया था। उन दोनों को तो यूं इज्जत दी जा रही थी जैसे पता नहीं क्या हो। दोनों उलझ कर रह गए कि आखिर क्या बात है। अशोक को तो लोगों ने गोद में उठा लिया। ढोल बजने लगे। कहने लगे कि हम आपको खुद लेकर जाते हैं आपकी बेटी के घर। उसकी पत्नी भी हैरान थी कि ऐसा भी प्रीति ने क्या कर दिया था। गांव में पक्के घर बहुत कम थे, लेकिन जिस घर के सामने ले जाकर उन्होंने अशोक को उतारा वो घर पक्का था, काफी बड़ा और शानदार बना हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा एक नौकरानी ने खोला। तब उसने कहा कि प्रीति मैम साहब से कहो उनके माता पिता मिलने आए हैं। नौकरानी ने ये सुना तो दोनों को अंदर बुला लिया। बड़ा शानदार घर था, गांव में था, लेकिन बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। जैसे ही वो अंदर गए तो बेटी को देखकर हैरान थे, क्योंकि वो अच्छे साफ सुथरे कपड़ों में बैठी थी। अपने माता पिता को देखकर वो माँ की ओर बढ़ी थी और माँ के साथ लग गई। माँ उसे गले से लगाकर रोने लगी। प्रीति की आंखों में भी आंसू थे। उसकी माँ कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहने लगी, जिसकी रक्षा भगवान करे उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। माँ, वो लड़का मुझे गांव ले आया था, लेकिन मैं साहब के घर पर काम करती थी, उनके ससुराल वाले इसी गांव में रहते थे।
वो मैम साहब अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने यहाँ इसी गांव में आई थी। मुझे उन्होंने बस से उतरते हुए देखा तो मेरे पास आ गई। राघव ने मेरा हाथ पकड़ रखा था तो उनके बेटे ने कहा कि इस लड़की का हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। राघव कहने लगा, मैं इसे 15 लाख रुपए में जीत कर आया हूँ, इसका बाप इसे जुए में हार गया है, अब ये मेरी है। ये सुनकर मालकिन के बेटे ने राघव को बहुत मारा और उस पर केस कर दिया और जिसे जेल भिजवा दिया। मैंने कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ तो मालकिन के बेटे ने कहा, नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हें फिर से बेच देगा। उन्होंने मुझे शिक्षा दिलवाई। माँ, अब मैं वकील बन गई हूँ और 1 साल पहले मेरी शादी मालकिन के उसी बेटे से हुई है। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे राघव से भी बचाया, मुझे न्याय भी दिलाया और मुझे अच्छी शिक्षा दिलाकर मुझे एक सफल वकील बनाया। मैं अब इस गांव के लोगों का केस सुनती हूँ, लड़ती भी हूँ और उन्हें न्याय भी दिलाती हूँ, इसलिए गांव में सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। ये सुनकर अशोक तो शर्मिंदा हो गया था। प्रीति की माँ कहने लगी कि भगवान का लाखों बार शुक्र है कि उसने तुम्हारी रक्षा की। प्रीति की माँ तो वहीं उसके साथ रहने लगी, लेकिन अशोक शर्मिंदगी के मारे वहाँ नहीं रह पाया। वो वापस शहर आ गया, लेकिन फूट फूट कर रोता था कि उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और भगवान ने उसकी बेटी के साथ क्या किया। सच ही कहते हैं कि जिसकी रक्षा भगवान खुद करे उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। ऐसा ही कुछ प्रीति के साथ भी हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।